अध्याय 1। राजा का विश्वासघात। प्राचीन काल में आर्यनगर राज्य पर राजा वीरेंद्र यादव का शासन था। वीरेंद्र यादव का नाम न केवल उनके साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उनकी दयालुता और स्वर्ण हृदय के लिए भी लोग उन्हें स्वर्ण हृदय का राजा कहकर पुकारते थे। उनके शासन में आर्यनगर राज्य ने खूब प्रगति की और हर नागरिक के दिल में उनके प्रति आदर और प्रेम का स्थान था। वीरेंद्र ने अपने राज्य को शक्तिशाली, समृद्ध और खुशहाल बनाया था, लेकिन सफलता और प्रेम के बीच हमेशा ईर्ष्या और छल की काली छाया भी रहती है। राजा वीरेंद्र के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में उनका सबसे पुराना मित्र देव भी था। देव और वीरेंद्र एक ही गांव में पले बड़े थे। बचपन से ही देव ने वीरेंद्र के साथ दोस्ती निभाई थी और राजा बनने के बाद भी वीरेंद्र ने देव को अपने दरबार में एक उच्च स्थान दिया था। लेकिन देव के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया था। उसे वीरेंद्र का साम्राज्य, शक्ति और लोगों का प्यार देखकर जलन होने लगी थी। एक दिन देव ने सोचा कि क्यों न वह वीरेंद्र को हटाकर स्वयं इस राज्य का शासक बने। देव ने धीरे धीरे वीरेंद्र के परिवार के कुछ सदस्यों को अपनी ओर कर लिया। परिवार के सदस्य भी राज्य की शक्ति और धन संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए लालायित थे। उन्होंने गुप्त रूप से मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसका उद्देश्य था राजा वीरेंद्र को सत्ता से हटाना और उसे धोखे से समाप्त कर देना। फिर एक रात आई जो वीरेंद्र की जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। देव ने राजा से कहा कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली है कि उनके राज्य में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसने वीरेंद्र को यह विश्वास दिलाया कि उस खतरे को खत्म करने के लिए उन्हें अकेले और तुरंत जाना होगा। देव के कथनों पर विश्वास करते हुए वीरेंद्र उसके साथ अकेले निकल पड़े। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने साथ कोई सैनिक नहीं लिया, क्योंकि उन्हें देव पर पूरा भरोसा था। अंधेरे जंगल में पहुंचने पर वीरेंद्र ने खुद को चारों ओर से घिरा पाया। सामने देव और उनके परिवार के विश्वासघाती सदस्य थे। वीरेंद्र को समझते देर न लगी कि यह सब एक साजिश थी। उनके अपने ही प्रियजनों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। अपनी आखिरी सांसों में वीरेंद्र ने देव की ओर देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दी और प्रतिज्ञा की कि वह पुनर्जन्म लेकर आएगा और उन सबको न्याय का सामना करना होगा। अपने अंतिम क्षणों में वीरेंद्र ने मन ही मन एक प्रतिज्ञा की कि वह दोबारा जन्म लेकर इस अन्याय का बदला लेगा। अपने सम्मान और राज्य की रक्षा के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन लौटेगा और उन लोगों को अपने कर्मों का फल चखाएगा। उस अंधेरी रात में वीरेंद्र का शरीर नष्ट हो गया, पर उनकी आत्मा ने कभी न मरने वाली एक आग को सुलगा दिया, एक आग जो न्याय और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गई। अध्याय 2। वीर की पुनर्जन्म। सदियों बाद एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वीर यादव। वीर बचपन से ही एक साधारण परिवार में पला बड़ा, जहां उसकी जिंदगी आम लोगों की तरह ही थी। लेकिन उसके भीतर हमेशा एक अनोखी अनुभूति रहती थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वीर एक तेज तर्रार और गंभीर बालक था, जो अन्य बच्चों से अलग रहता था। उसे अक्सर अजीब सपने आते थे। वह खुद को किसी महल में देखता, जहां लोग उसे सम्मान से नमन कर रहे होते, या फिर किसी युद्ध के मैदान में खड़ा होता, जहां वीर योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा होता। कभी कभी वो किसी धोखे और विश्वासघात से घिरा महसूस करता था। उन सपनों का मतलब वीर समझ नहीं पाता, लेकिन उसने उन्हें कभी किसी से साझा भी नहीं किया। उसके दिल में यह विश्वास था कि ये सपने यूं ही नहीं आते। समय के साथ वीर के सपने और भी जीवंत होते चले गए। एक दिन जब वह 18 वर्ष का हुआ, तब उसके सपनों ने एक नया मोड़ लिया। उसने देखा कि वह एक विशाल सिंहासन पर बैठा है, एक सुनहरे मुकुट के साथ। अचानक उसके सामने एक चेहरा आता है, देव का चेहरा। उस चेहरे के साथ एक ज्वाला सी उठती है और एक धुंधली आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम्हें न्याय का सामना करना होगा। उस रात वीर की आंखें अचानक खुल गईं। दिल की धड़कनें तेज थीं और मस्तिष्क में धुंधले विचार साफ होते जा रहे थे। उसके अंदर एक एहसास जाग उठा, मानो वह केवल वीर यादव नहीं, बल्कि किसी महान अतीत का अंश हो। धीरे धीरे उसे अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि वही राजा वीरेंद्र यादव था, आर्यनगर का राजा, जिसे उसके अपने ही लोगों ने धोखा देकर मार डाला था। वीर को समझ में आ गया कि उसकी ये जन्म सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं है। उसकी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया है, ताकि वह उस धोखे का बदला ले सके और अपने अतीत का न्याय कर सके। इस सच्चाई ने उसके अंदर एक अनोखी ऊर्जा भर दी और अब उसका लक्ष्य साफ था। वह उन सबको न्याय का सामना कराना चाहता था जिन्होंने उसे उसके सिंहासन और उसके जीवन से वंचित किया था। पुरानी पहचान से नई यात्रा।
वीर ने अपने इस नए जीवन में अपनी पहचान को गुप्त रखने का फैसला किया। उसने आर्यनगर के बारे में जानकारियां इकट्ठा करनी शुरू की और समझा कि उसके पुराने दुश्मनों का वंश अभी भी सत्ता में है। उनकी जड़ें अब भी समाज के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं। उसने तय किया कि वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाएगा और उन दुश्मनों को खोजकर उनके पापों का हिसाब लेगा। वीर की मुलाकात कुछ समय बाद एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसे आर्यनगर के इतिहास के बारे में विस्तार से बता सकता था। उस व्यक्ति ने वीर को बताया कि कैसे उसके अतीत में आर्यनगर पर एक महान राजा का शासन था और कैसे उसके साथ क्रूरता से विश्वासघात किया गया था। वीर ने मन ही मन ठान लिया कि वह उसी आर्यनगर के अधिकारों को पुनः स्थापित करेगा। रहस्यमय मुलाकात। इसी दौरान वीर की मुलाकात आर्या नाम की एक लड़की से हुई। आर्या एक तेज तर्रार और निडर लड़की थी जो वीर के व्यक्तित्व से आकर्षित होती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि क्यों। जब वीर की नज़र आर्या पर पड़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे पहले से जानता हो। वीर को यह एहसास हुआ कि आर्या सिर्फ इस जीवन में नहीं, बल्कि उसकी पिछली जिंदगी में भी उससे जुड़ी हुई थी। वीर अब धीरे धीरे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था, अपने पिछले जन्म के विश्वासघात का बदला लेना, अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना और आर्यनगर के उन सभी शत्रुओं का अंत करना जो उसके रास्ते में खड़े थे। लेकिन उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसे पहले अपनी शक्तियों को वापस पाना होगा और समझना होगा कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। वीर ने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो उसे न्याय और पुनर्जन्म की पूर्णता तक ले जाएगी। अध्याय 3। अतीत का राज। आर्यनगर में वीर ने खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उसने अपनी पहचान छिपाकर गांव के छोटे मोटे कार्यों में खुद को व्यस्त रखा और धीरे धीरे लोगों का विश्वास अर्जित करने लगा। उसकी सरलता और मददगार स्वभाव के कारण गांव वाले उससे प्रभावित होने लगे। लेकिन वीर का असली उद्देश्य हमेशा उसकी आंखों में जलती ज्वाला की तरह बरकरार था। उसे हर दिन अपने पुराने दुश्मनों की याद आती थी और उसे महसूस होता था कि उसके दुश्मनों का खात्मा ही उसका अंतिम लक्ष्य है। अब वीर को अपनी शक्तियों का आभास होने लगा था। उसे धीरे धीरे अपने अतीत की बातें और साफ साफ याद आने लगी। उसने समझा कि किस तरह उसके परिवार और उसके सबसे करीबी मित्र देव ने उसे धोखा दिया था। वीर की आत्मा में बदले की आग जल उठी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा। वह पहले अपने दुश्मनों की कमजोरियों को समझेगा, उनका राज जानने की कोशिश करेगा, ताकि जब समय आए तो वह उनके खिलाफ अपनी चाल चल सके। गुप्त खोज। वीर ने गुप्त रूप से आर्यनगर के इतिहास के दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसने पुराने दरबारियों और विद्वानों से मुलाकात की, जिन्होंने राजा वीरेंद्र के साथ काम किया था। इन मुलाकातों से उसे यह पता चला कि देव और कुछ अन्य परिवार के सदस्यों ने अपने स्वार्थ के लिए किस तरह राजा को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। उन्हें राजा के विचारों से असहमति थी और वे नहीं चाहते थे कि वीरेंद्र यादव का आदर्शवादी शासन बना रहे। वीर को यह भी पता चला कि देव ने उसके मरने के बाद अपने परिवार के साथ सत्ता संभाली थी और अपने नाम के साथ साथ राज्य की हर कीमती संपत्ति पर अधिकार जमा लिया था। देव का परिवार आज भी आर्यनगर में सत्ता की बागडोर संभाले हुए था और उनका साम्राज्य अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। पुनर्जन्म की यादें। एक दिन वीर ने ध्यान करने के लिए जंगल का रास्ता अपनाया, जहां उसने अपने पिछले जीवन की कई और बातें याद करने की कोशिश की। उसने अपनी आत्मा को शांत किया और अतीत की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान में उसे अपनी पत्नी और बेटे की धुंधली छवि दिखाई दी, जो उसके राजमहल में रहते थे। उसे अपने बेटे की मृत्यु का भी दृश्य याद आया, जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उसे एहसास हुआ कि देव और उसके साथियों ने उसके पुत्र को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने सत्ता और शक्ति के लालच में उसके बेटे की भी हत्या करवा दी थी। इस कड़वी याद ने वीर के दिल में गहरा दर्द भर दिया और साथ ही बदले की आग और भी भड़क उठी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने पुत्र और अपने राज्य के लिए न्याय करेगा। आर्या के साथ जुड़ाव। वीर और आर्या की मुलाकातें अब अक्सर होने लगी थीं। आर्या का स्वभाव जिज्ञासु और साहसी था और उसने वीर में कुछ रहस्यमय पाया था जो उसे आकर्षित करता था। दोनों के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनता जा रहा था। वीर ने महसूस किया कि आर्या के साथ समय बिताना उसे अपने पुराने दुखों को थोड़ी देर के लिए भुला देता था, लेकिन उसके दिल में ये चिंता भी थी कि कहीं उसके दुश्मनों को उसके पुनर्जन्म के बारे में पता न चल जाए, क्योंकि इससे आर्या और उसके बाकी प्रियजनों को भी खतरा हो सकता था। आर्या ने एक दिन वीर से पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? तुम्हारी आंखों में जैसे एक अजीब सी गहराई है, मानो तुम किसी गहरे दर्द को छिपा रहे हो।
वीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ बातें समय पर ही उजागर होती हैं। मेरे पास एक बीता हुआ जीवन है जिसके बारे में बताना अभी सही नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। आर्या ने वीर के शब्दों को गंभीरता से लिया और महसूस किया कि वीर की जिंदगी में सचमुच कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। तैयारी का आरंभ। वीर ने अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। उसने मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर और मन को मजबूत बनाया ताकि जब सही समय आए तो वह अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो सके। उसने कुछ भरोसेमंद साथियों को भी अपने संघर्ष में शामिल करने की योजना बनाई। उसने ठान लिया कि वह धीरे धीरे आर्यनगर के लोगों का विश्वास जीतेगा और उनमें अपने खोए हुए राजा वीरेंद्र की यादें वापस जगाएगा। वीर जानता था कि यह रास्ता कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उसे अपने न्याय के उद्देश्य से कोई नहीं रोक सकता था। वीर का एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य को धोखेबाजों से मुक्त कराना, अपने परिवार के खोए हुए गौरव को वापस लाना और उन सभी को न्याय का सामना कराना जिन्होंने उसे और उसके परिवार को तबाह कर दिया था। यहीं से वीर की नई यात्रा शुरू होती है, एक यात्रा जो उसे उसके पुराने जीवन के दुश्मनों तक ले जाएगी। अब उसके कदम किसी साधारण इंसान के नहीं थे, वे एक ऐसे योद्धा के कदम थे जो न्याय के लिए पुनर्जन्म ले चुका था। अध्याय 4, विश्वास का बीज। वीर अब आर्यनगर में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। उसने गांव में एक साहसी और ईमानदार व्यक्ति के रूप में खुद को प्रस्तुत किया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे उसके पास कुछ ऐसे साथी भी आ गए जो उसके विचारों और आदर्शों से प्रभावित थे। उनमें से कुछ पुराने दरबारी भी थे जो वीरेंद्र राजा के समय में उसके प्रति वफादार रहे थे, लेकिन अब दबे हुए और खामोश थे। वे वीर में अपने पुराने राजा की झलक देख रहे थे और धीरे धीरे वीर को अपने समर्थन देने लगे। आर्या का साथ। वीर और आर्या की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वीर जानता था कि उसे अपनी वास्तविकता को गुप्त रखना है, लेकिन आर्या के साथ उसका एक अनोखा जुड़ाव था जो उसे अक्सर अपने अतीत से जोड़ देता था। आर्या के साथ बिताए गए पलों में उसे सुकून मिलता था और वह धीरे धीरे अपनी कहानियां आर्या को बताने लगा। आर्या के दिल में भी वीर के प्रति एक गहरी भावना पनप रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि यह क्या है। एक दिन वीर ने आर्या से कहा, आर्या, मैं यहाँ सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मेरे पास एक ऐसा अतीत है जो बहुत गहरे और पुराने रहस्यों से भरा हुआ है। आर्या चौंक कर बोली, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ हो तुम मुझसे साझा कर सकते हो। वीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन समय आने पर ही सब कुछ तुम्हें बता पाऊंगा। प्रशिक्षण की शुरुआत। वीर ने अपने साथी मित्रों के साथ गुप्त रूप से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसने पुराने योद्धाओं से युद्ध कौशल और हथियारों के इस्तेमाल के तरीके सीखे। उसने अपने साथियों को भी प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया ताकि जब समय आए वे उसके साथ खड़े हो सकें। वह जानता था कि उसके दुश्मन शक्तिशाली और चालाक थे, इसलिए उसने हर कदम सोच समझकर उठाने का निर्णय लिया। वीर ने अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए प्राचीन पुस्तकों और ध्यान की विद्या का सहारा लिया। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया ताकि उसे अपने मिशन में कोई असफलता न मिले। उसकी हर रात ध्यान में बीतती थी, जहां वह अपने अतीत को याद करता, अपनी गलतियों से सीखता और अपने आने वाले कदमों को सोचता। देव के वंश का प्रभाव। इस दौरान वीर को यह भी पता चला कि देव का वंश अभी भी आर्यनगर पर शासन कर रहा है। उनके पास आज भी सत्ता और अधिकार थे और वे हर उस व्यक्ति को मिटाने के लिए तैयार थे जो उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता हो। वीर ने महसूस किया कि जब तक वह देव के वंशजों को उनके पापों का हिसाब नहीं कराएगा, तब तक उसके अतीत का बदला अधूरा रहेगा। आर्यनगर में देव के वंश का प्रभाव इतना गहरा था कि वहां की जनता उन पर निर्भर थी। उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूती से पकड़ रखा था और लोगों के मन में ये डर बना हुआ था कि यदि वे उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनके जीवन में अंधकार आ जाएगा। वीर को ये बात समझ में आई कि अगर उसे आर्यनगर के लोगों का समर्थन चाहिए तो उसे उनके मन से यह डर निकालना होगा। गांव का संघर्ष। वीर ने गांव के लोगों को एकजुट करने की योजना बनाई। उसने उनकी समस्याओं को समझा और उनकी मदद करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उसने छोटे मोटे कार्यों में गांव वालों का समर्थन किया और उन्हें बताया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो देव के वंशजों की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। धीरे धीरे लोगों का वीर पर विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन गांव में देव के वंशजों के सैनिक आए और गांव वालों से जबरदस्ती कर वसूली करने लगे। वीर ने इसका विरोध किया और अपने साथियों के साथ मिलकर सैनिकों को रोक दिया।
ये घटना गांव वालों के दिलों में वीर के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना को और गहरा कर गई। उन्हें वीर में एक सच्चा योद्धा और एक नायक नजर आने लगा, जिसने उनके अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। आर्या के सामने सच्चाई। आर्या ने इस घटना के बाद वीर से बात करने का निर्णय लिया। उसने वीर से कहा, तुम्हारा साहस अद्भुत है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम मुझ पर अपना विश्वास रखो और मुझे सब कुछ बता दो? वीर ने गहरी सांस लेते हुए आर्या को अपने अतीत का एक छोटा सा हिस्सा बताया। उसने कहा, आर्या, मैं किसी साधारण व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हूँ। मैं एक राजा था, जिसे उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया और मार डाला। मैंने इस जीवन में पुनर्जन्म लिया है ताकि मैं अपने राज्य और अपने लोगों के साथ हुए विश्वासघात का बदला ले सकूं। तुम एकमात्र ऐसी हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। आर्या ने यह सुनकर वीर के प्रति अपनी भावनाओं को और गहरा महसूस किया। उसने वीर के साहस और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की और उसे अपने मिशन में हर संभव सहायता देने का वादा किया। बदले की आग। अब वीर और आर्या दोनों ने मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू किया। वीर ने ठान लिया था कि वह धीरे धीरे देव के वंशजों को खत्म करेगा और आर्यनगर के लोगों के लिए एक नया भविष्य बनाएगा। अब वह अकेला नहीं था। आर्या का साथ पाकर उसने खुद को और मजबूत महसूस किया। यहीं से वीर की यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां वह अपने अतीत का न्याय करने के लिए अपने वर्तमान जीवन को समर्पित करता है। देव के वंशजों की सत्ता को मिटाने के लिए वीर और उसके साथी हर मोर्चे पर तैयार थे। अब ये यात्रा सिर्फ वीर के बदले की नहीं थी, बल्कि आर्यनगर के लोगों की स्वतंत्रता के संघर्ष का हिस्सा भी बन चुकी थी। अगले अध्याय में वीर और आर्या की योजना, देव के वंशजों के खिलाफ पहला बड़ा कदम और आर्यनगर की जनता में उठता स्वतंत्रता का जुनून। अध्याय 5, प्रतिशोध की पहली आग। वीर ने अब तक अपनी पहचान को छिपाकर रखा था, लेकिन देव के वंशजों के खिलाफ पहले कदम के लिए उसे एक बड़ा फैसला लेना था। आर्यनगर में धीरे धीरे उसके प्रभाव की चर्चा होने लगी थी। लोग वीर को एक नायक के रूप में देखने लगे थे, जो उनके अधिकारों के लिए खड़ा होने का साहस रखता था। वीर ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने पहले प्रतिशोध का आगाज करे। आर्यनगर में संघर्ष का बिगुल। देव के वंशजों ने आर्यनगर के लोगों पर अपना कब्जा और भी सख्त कर लिया था। वे जबरन टैक्स वसूलते और किसी भी विरोध करने वाले को दंडित करने की धमकी देते। वीर ने महसूस किया कि आर्यनगर के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए जागरूक करने का यही समय था। उसने गांव के मुख्य चौक पर एक गुप्त सभा बुलाई और लोगों को अपना संदेश दिया। हम वर्षों से अन्याय और अत्याचार सहते आए हैं, वीर ने कहा। अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। ये भूमि हमारी है और हमें ही इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि हम सब मिलकर खड़े हों, तो किसी भी ताकत को हमें झुकाने की हिम्मत नहीं होगी। वीर के इन शब्दों ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। गांव के लोग धीरे धीरे वीर के प्रति एकजुट होने लगे और उसके नेतृत्व में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए जागरूकता बढ़ाई। आर्या की भूमिका। आर्या ने वीर की मदद करने का निश्चय किया। वह आर्यनगर की एक होशियार और साहसी युवती थी और उसने अपनी बुद्धिमत्ता से वीर की योजना को और भी मजबूत बनाने में योगदान दिया। उसने वीर को देव के वंशजों की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू किया। आर्या ने बताया कि कुछ ही दिनों में देव के परिवार का एक प्रमुख सदस्य, जय सिंह, गांव में आने वाला है। जय सिंह ने कई बार आर्यनगर के लोगों पर कठोरता दिखाई थी। वीर को समझ में आ गया कि यह मौका उसके उद्देश्य के लिए सही होगा। योजना का क्रियान्वयन। वीर ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ एक गुप्त योजना बनाई। उसने गांव के कुछ युवाओं को साहस और नेतृत्व में प्रशिक्षित किया। जय सिंह के आने के दिन सभी ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली। गांव के लोग वीर के नेतृत्व में एकजुट थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार वे अपनी आवाज उठाएंगे और जय सिंह को यह एहसास दिलाएंगे कि आर्यनगर की जनता अब जागरूक हो चुकी है। गांव वालों में जागृति। जय सिंह का गांव में प्रवेश एक बदले हुए माहौल का अनुभव कराता था। गांव के लोग वीर के साथ खड़े थे और इस सामूहिक संकल्प ने जय सिंह को भी प्रभावित किया। वीर ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा संघर्ष अब शुरू हुआ है। ये सिर्फ जय सिंह की बात नहीं है, बल्कि हर उस अन्याय का अंत है जो हमें झुकाने की कोशिश करता है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। गांव के लोग अब वीर के साथ पूरी तरह से खड़े थे। उन्होंने उसकी बातों को सुना और प्रतिज्ञा की कि वे अपने गांव में किसी भी अत्याचारी को पनपने नहीं देंगे। वीर ने गांव वालों के मन में विश्वास और साहस का बीज बो दिया था,
और अब वह जानता था कि उसके उद्देश्य की अगली कड़ी जल्द ही शुरू होगी। आर्या का समर्थन और नई योजना। आर्या वीर के इस विजय से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने वीर की ओर देखा और कहा, तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो वीर, बल्कि एक प्रेरणा भी हो। मैं तुम्हारे इस संघर्ष में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम मिलकर देव के वंशजों के अन्याय का अंत करेंगे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है आर्या, ये हम सबकी लड़ाई है। तुमने जो साहस और समर्थन दिया है वह इस संघर्ष की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब वीर और आर्या ने मिलकर देव के वंशजों के खिलाफ एक नई योजना बनाई। उन्होंने ठान लिया कि वे उन सभी बाधाओं को दूर करेंगे जो आर्यनगर के लोगों के अधिकारों का हनन करती हैं। अगले अध्याय में वीर और आर्या की अगली योजना, देव के वंशजों के खिलाफ नया अभियान और आर्यनगर में स्वतंत्रता के सपने का जागरण।